स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। तो आज हम आपके सामने इंटरमीडिएट हिंदी की लाठी कहानी लेकर प्रस्तुत हैं। तो ये कहानी जो है, प्रस्तुत कहानी लाठी एक घटना प्रधान और आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। इस कहानी में शिवानी ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप से चित्रित किया है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि क्षय रोग असाध्य नहीं है। क्षय रोग यानी कि टीबी असाध्य नहीं है। परिजनों के सहयोग और प्रेम से रोगी को बचाया जा सकता है। ये कहानी है लाठी की। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। इसमें एक महिला है जो टीबी नामक बीमारी से पीड़ित है और उसका जो पति है वो उसकी बहुत सेवा करता है, उसका बहुत ध्यान रखता है। अंत में जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि अब मृत्यु निकट आ गई है, तो वो जाकर एक नदी में आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है, उसमें छलांग लगा देती है। और बाद में वो फिर से उसको मिलती है अपने पति को, तो लाठी नाम बताती है अपना। तो चलिए देखते हैं किताब में आपके क्या लिखा है। तो पहले तो लाइनों में पहले तो आपका कुछ वर्णन है। जो आपका सेनेटोरिया है, जहाँ पे मरीज लोग रहते हैं, जो बीमार मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। तो उसका पहले जो है वर्णन है। लंबे देवदारों का झुरमुट झुक झुक कर गोठिया सेनेटोरिया की बलैया सी ले रहा है। यानी कि जो है सेनेटोरिया है, उसके पास में जो देवदार के पेड़ लगे हैं, वो झुक झुक कर गोठिया सेनेटोरिया की बलैया ले रहा है। कांच की खिड़कियों पर जब सूरज की आड़ी तेड़ी किरणें पड़ती हैं, तो जो मरीजों के जो क्लांत चेहरों पर पड़कर उन्हें उठा देती हैं। और मौत की नगरी के मुसाफिरों के रोग जो बहुत ही कमज़ोर हैं और पीले पड़े हुए चेहरे हैं, वो सुबह की मीठी धूप में क्षण भर को खिल जाते हैं। आज टीबी, सिरदर्द और जुकाम खांसी को आसानी से जीते जाने वाली बीमारी है, लेकिन कुछ समय पहले, आज से 20 साल पहले, टीबी मृत्यु का जीवंत वाहन थी। जिसको टीबी हो जाता था तो उसकी मौत निश्चित मानी जाती थी। भुवाली से भी अधिक मांग तब गोठिया सेनेटोरिया की थी। काठ गोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया सेनेटोरिया के लाल लाल छतों के बंगले छोटे छोटे गुलदस्ते से सजे थे। 3 नंबर के बंगले का दुगना किराया देकर कप्तान जोशी स्वयं अपनी रोगड़ी पत्नी के साथ रहता था। अब यहाँ पे जो कप्तान जोशी है, वो उसकी पत्नी जो टीबी से पीड़ित है, उसके साथ वो 3 नंबर के बंगले का 2 गुना किराया देकर रहता था। बंगले के बरामदे में पत्नी के पलंग के पास वह दिन भर आराम कुर्सी डाले बैठा रहता था। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर चार्ट भरता और कभी समय देखकर दवाइयाँ देता। पास के बगल के मरीजों की बड़ी तृष्णा और चाव से सेवा करता था। जो उसका पति है, वो दिन भर अपनी जो बीमार पत्नी है उसके पास दिन भर बैठा रहता आराम कुर्सी पे और टेम्परेचर देखता और अपनी बीवी को कभी समय देखकर दवाई देता, तो कभी टेम्परेचर चार्ट भरता। ऐसे ही वो करता। और जो पास के बगल के और मरीज हैं, तो उनकी भी बड़े चाव से सेवा करता था कप्तान जोशी। कभी उसके आनंद चेहरे पर झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती थी। कभी भी वो झल्लाता नहीं था, वो मतलब परेशान नहीं होता था, खींचता नहीं था। क्या होता है, जब रोगी व्यक्ति के साथ रहता है, उसकी सेवा करता है, तो कभी कभी वो गुस्सा आ जाता है, झल्ला जाता है, परेशान हो जाता है, झुंझला जाता है। लेकिन जो रतन जोशी हैं, तो उनके चेहरे पे कभी भी झुंझलाहट या खींच की अस्पष्ट रेखा भी नहीं उभरती। कभी वह घुंघराले बालों को ब्रश से संवारता, बड़े ही मीठे स्वर में पहाड़ी झोड़े गाता,
जिनकी मिठास में तिब्बती बकरियों के गले में बंधी बजती रुनकती घंटियों की सी छुनक रहती। पहाड़ी मरीज बिस्तरों से पुकार कर कहते, वाह कप्तान साहब, एक और। कप्तान अपने पलंग से घुली मिली सुंदरी बानो की ओर देख बड़े लाड से मुस्कुरा देता। अब उसकी जो पत्नी थी उसको वो देखकर, बानो उसका नाम था, तो उसको देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा देता। बानो का गोरा चेहरा बीमारी से एकदम पीला पड़ गया था। अब उसकी पत्नी की यहाँ पे बात हो रही है, उसका नाम बानो है। उसका चेहरा बीमारी से बहुत ही, जो गोरा चेहरा था एकदम पीला पड़ गया था, और बड़ी बड़ी आंखें भी और भी बड़ी बड़ी हो गई थी। शांत तरल दृष्टि से वह कप्तान को दिन रात टुकुर टुकुर देखती रहती। विवाह के 2 वर्ष बाद, अब ये थोड़ा बैकवर्ड में आपको ले जा रहे हैं कहानी, ये तो कहानी थी, अब इसके पीछे समय की बात आपको ले जा रहे हैं कि विवाह के 2 वर्ष पश्चात, 2 साल बाद, यही उनका वास्तविक हनीमून था, जहाँ ना अम्मा, चाची और ताई की शासन की लगाम थी, ना ही बहू के घूंघट की बंदिश। पिंजड़े की चिड़िया आज़ाद कर दी गई थी, किंतु अब उसके कमज़ोर डैनों में उड़ने की ताकत नहीं थी। कप्तान उसकी दुर्बल तप्त हथेली को अपनी कसरती मुट्ठी में बड़े प्यार से दबाकर सहलाने लगता, तो उसकी सीख सी कलाई की सोने की चूड़ी सरसर कर कोहनी तक सरक जाती। मतलब इतनी पतली हो गई थी कि उसकी जो सोने की चूड़ियाँ थीं वो कोहनी तक सरक जाती थी। उन दिनों गोठिया का डॉक्टर एक अधेड़ स्विस था। एक दिन उसने कप्तान को अकेले में बुलाकर कहा, कप्तान, तुम अभी जवान हो या बीमारी जवानी की भूखी है? मैं देख रहा हूँ तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते। मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। क्षण को सब समझकर कप्तान लाल पड़ गया। उसके बूढ़े पिता के भी कई पत्र आ चुके थे और माँ ने रो रो कर चिट्ठियाँ डाल दी थी। मेरे 10-20 पूत नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। पर कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों के चिकने केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी के को मजाक करता। अब जो उसका पति है तो उसका गोठिया का जो डॉक्टर है वो भी उसको समझाता है, और जो उसकी माँ है वो भी उसको जो है कई बार पत्र लिखकर बताती है कि मेरे कोई 10-20 पूत नहीं है बेटा, यह बीमारी सत्यानाशी है। मतलब जो है, एक को पहले ये होता था कि इसको छुआछूत की बीमारी मानी जाती थी, एक व्यक्ति को होती थी तो दूसरे व्यक्ति को भी लग जाती थी, इसलिए कोई भी टीबी के मरीज की देखभाल नहीं करता था। पहले जो अगर किसी को टीबी हो जाता था तो उसे बाहर कहीं रख दिया जाता था और कोई भी उसके पास सेवा करने के लिए नहीं जाता था। तो वही है कि उसको सब समझाते हैं, डॉक्टर भी समझाते हैं कि जो है तुम जरा भी परहेज नहीं बरतते हो, मरीज की भूख को दवा से जीतना होगा, मोहब्बत से नहीं। और उसकी माँ भी उसको बुलाती थी कि कहती थी यह बीमारी सत्यानाशी है। तब भी कप्तान पहले की तरह अलमस्त डोलता, कभी बानों को चिकने उसके केसों को चूमता, कभी उसकी रेशमी पलकों को, कभी पास के प्राइवेट वार्ड की गुमान सिंह मालदार की गोल मटोल पत्नी को देखकर उससे मजाक करता। अब सैनेटोरियम की मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुराइन ही एकमात्र भूतिमान तालिका थी। अब जो सैनेटोरियम है, कोई भी अस्पताल जो होता है वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ सब मरीज रहते हैं, सभी को पीड़ा रहती है, सब दर्द से कराहते रहते हैं। तो वहाँ पे एक जो मनहूस जिंदगी के काले आकाश में रोबदार ठकुराइन ही एक, मतलब वहाँ मोटी जो है, मोटी गोल मटोल
औरत थी जो ठकुराइन नाम से जानी जाती थी, वही एक थोड़ा बुद्धिमान तारिका थी, मतलब थोड़ा उनको देख के आदमी हंसी मजाक कर लेता था। भरे भरे हाथ पैर की, चिकने चेहरे पर सदा मुस्कान बिखेरती वह परे सेनेटोरियम की भाभी थी, मतलब पूरे वो सेनेटोरियम की भाभी थी। उसके स्वास्थ्य के दुर्गम दुर्ग में भी न जाने बीमारी का घुन किस आरक्षित क्षेत्र से प्रवेश पा गया था। अब वो इतनी स्वस्थ थी, तब भी पता नहीं कहाँ से उनको बीमारी लग गई थी। टीबी लगने की पीड़ा से कराहती वह अपनी करदे गालियों का अक्षय भंडार खोल देती। जब वो टीबी से दर्द से कहारती तो जितनी भी उनको गाली आती थी वो अपना बोलने लगती थी, कहने लगती थी। ठीक है। कभी लक्षपति ससुर को लक्ष्य बनाती, हे हमारे बुढ़ऊ आधी कुमाऊं के छत्रपति पर बहू तिछाड़ शमशान को जा रही है। मतलब वो अपने कभी लक्षपति ससुर को लक्ष्य बनाती कि हमारे बुढ़जयू आधी कुमायूं के छत्रपति बहू तिछाड़ शमशान को जा रही है, तो उनकी बला से दुम उठाकर जिसे देखा वही बदजात नरसे मादा निकला। ये उनकी भाषा है। ए सबास, क्या पंच के स्टैंडर्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर है। भाभी तबीयत बाग बाग कर दी। सब उसको उनकी बात सुनकर जो है हंसी मजाक करते। कप्तान कहता, एक मेरा खसम है साला, घी के घुत होगा किसी गोरी मैम को लेकर। तो कप्तान से वो कहती कि एक मेरा खसम है, मतलब उनका पति है साला, जो पी के कहीं गोरी मैम को लेकर घुत होगा। 2 महीने से हरामी झांकने भी नहीं आया। तो वो जो पत्नी है उनकी, जो बगल में उनके एडमिट है, तो वो अपने पति को कहती हैं, दाढ़ी जारे की ठठरी उठेगी तो मजाल मैं भी सुहाव उतारूं। वह फिर कहती, क्यों भाभी, क्यों कोस रही हो। कप्तान हंसकर कहता, प्रौढ़ा नेपाली भाभी की सदाबहार हंसी से खिलखिलाती आंखें छलक उठती। शाबाश है कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उतर आता है। कैसी सेवा कर रहा है तू। और एक हमारे हैं कुतिया के जने, मिले तो मूछे उखाड़कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। वो कहते हैं कि तुम एक कितने अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी की इतनी सेवा कर रहे हो। वो उसको शाबाशी देती है, कहती है शाबाश कप्तान बेटा। और एक अपने पति को कहती है कि मिले तो मूछे उखाड़ कर हरामी के मुंह में ठूस दूं। कप्तान हंसते हंसते दोहरा हो जाता है। मूछे उखाड़ कर मुंह में ठूसने की बात कुछ ऐसी जम जाती है कि वह भागकर बानों को सुना आता है। उसे ये बात इतनी अच्छी लगती है कि वो जाके अपनी पत्नी बानों को सुना आता है। नेपाली भाभी के पति की असंख्य मोटरें अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती हैं। अब उनका जो पति है वो बहुत बड़ा आदमी है और उसकी जो असंख्य मोटरें हैं अल्मोड़ा नैनीताल को घेरे रहती हैं। चाय के बगीचों का अंत नहीं है, उसके चाय के बगीचे भी बहुत हैं। किंतु उनके वैभव ने पत्नी के प्रति प्रेम और मोह की बेड़ियां काट दी थी। उनके पास इतना पैसा था, ये सब था, लेकिन वो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते थे। 1 वर्ष से वे एक बार भी उसे देखने नहीं आए। 1 वर्ष हो गया लेकिन उसे वो एक बार भी देखने नहीं आए। एक दिन कप्तान ने देखा नेपाली भाभी की खांसी बहुत ही बढ़ गई। खांसी का दौरा सा पड़ा और कप्तान भागकर देखने गया तो देखा रक्त के कुंड के बीच नेपाली भाभी की विराट गेहुआ देह निष्प्राण पड़ी थी। मतलब उनका देहांत हो गया था, वो खत्म हो गई थी, वो जो है खांसते खांसते। अब पति की मूंछों को उसके मुंह में ठूसने के सपन अधूरा ही छोड़कर भाभी चली गई थी। कुछ दिन तक कप्तान उदास हो गया। अब भाभी जो एक हंसी मजाक की पात्र थी वो चली गई। अब जो कप्तान था कुछ दिन तो उदास हो गया। बानो की बड़ी बड़ी आंखों में भी उदासी के डोरे पड़ गए। अब बानो भी जो थी वो भी दुखी हो गई। जब ऐसी हंसती खेलती लाल भाभी को मौत खींच ले गई
तो हड्डियों का ढांचा मात्र बानो तो हवा में उड़ती रुई का फाया थी। अब वो सोच रहा है कप्तान कि जब इतनी हट्टी कट्टी मोटी जो भाभी जी को मौत खींच ले गई तो वो तो उसकी जो पत्नी है वो तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र है, बानो तो हवा में उड़ती रुई का फाया थी। भाभी की मौत आकर जैसे उन दोनों के कान में कह गई थी कि जिंदगी कुछ ही पलों की है। उन अनमोल पलों के अमृत स्वरूपी रस की अंतिम बूंदे भी उन दोनों को छोड़ना मंजूर न था। नित्य निकट आती मौत ने बानो को चिड़चिड़ा बना दिया था। अब वो रोज देखती थी कि मौत मेरे निकट है, तो उसको उस मौत ने चिड़चिड़ा बना दिया था। पर जैसे इकलौते जिद्दी दुर्बल बालक की हर जिद को स्नेहमयी माता हंस खेल कर झेलती है, वैसे ही कप्तान हठीली बानो की हर जिद पूरी करता है। अब जिस प्रकार एक बच्चा जो बहुत जिद करता है, हठी होता है, लेकिन उसकी माँ उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है, तो उसी तरह जो कप्तान है वो भी अपनी पत्नी की हर तरह की जो है जिद को झेलता है और उसको पूरी करता है। कभी वह खिली चांदनी में बाहर जाने को मचलती, कभी कभी वो कहती कि मैं बाहर जाऊंगी, तो वह अपने खाकी ओवरकोट में उसे लपेटकर अपनी देह से सटाए लंबे चीड़ की छाया में बैठा रहता। जो टीबी का मरीज होता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसको मतलब हर तरह की बीमारियां लग जाती हैं, इसलिए उसको बहुत बचाना पड़ता है, उसको बहुत केयर करनी पड़ती है। उसको सर्दी से बचाना होता है, उसको गर्मी से बचाना होता है और हर तरह की बीमारियों से उसे बचा कर रखना होता है। ये कह लीजिए जो टीबी नामक बीमारी है वो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है। तो जो है बानो से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन छोड़कर उसे बसरा जाना पड़ा। अब जब बानो की शादी हुई थी तो ठीक तीसरे दिन ही उसे छोड़कर, उसको अपनी पत्नी को छोड़कर बसरा जाना पड़ा था। उन दिनों में खाकी वर्दी में कसे 6 फुटी शरीर और भूरी भूरी मूछों को देखकर बानो उससे जितना ही कटी कटी छिपी फिरती, वह उसे पाने को उतना ही उन्मत्त हो उठता। उसे देखते ही वह अपनी मेहंदी लगी नाजुक हथेलियों से लाज से गुलाबी चेहरा ढाक लेती। दूसरे दिन बड़ी कठिनता से कप्तान उसके मुंह से धीमी फुसाहट में उसका नाम कहलवा पाया था। बहुत धीमे स्वर में ही प्रणय निवेदन की भूमिका बांधनी पड़ी थी, क्योंकि पास के कमरे में ही ताऊजी लेटते थे। क्या नाम है तुम्हारा? उसकी तीखी ठुड्डी उठाकर कप्तान ने पूछा, तो उसने कहा बानो। उसके पहले ओठ हिलकर रह गए। राम राम, मुसलमानी नाम, कप्तान ने हंसकर छेड़ दिया। सब यही कहते हैं, मैं क्या करूं? बानो की आंखें छलक उठती हैं और वो कहती मैं क्या करूं, सभी यही कहते हैं। तो वो कहता है, कप्तान कहता है कि मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। पहाड़ी नाम भी कोई नाम होते हैं भला? सरुली, परुली, रमा, खचटी। वह बोला, कितने साल की हो तुम बानो? तो उसने कहा, इस आषाढ़ में मुझे 16वां लगेगा। बानो ऐसे उत्साह से बोली जैसे उसने आधी जिंदगी पार कर ली हो। कप्तान का दिल भर आया। अपनी खिलौनी सी बहू को उसने खींचकर हृदय से लगा लिया। पहले वह अपने ताऊ और पिता से सख्त नाराज हो गया था। कहाँ वह ठसकेदार बाका कप्तान और कहाँ हाई स्कूल पास छोकरी को पल्ले बांधकर रख दिया, पर बालिका बानो की सरल आंखों का जादू उस पर चल गया। तीसरे ही दिन उसे बसरा जाना था। कप्तान बानो से विदा लेने गया तो वह कोने में बैठी छलिया कतर रही थी। उसकी पलकें भीगी थी और पति की आहट पाकर उसने घुटनों में सिर डाल दिया। झट से झुककर कप्तान ने उसका माथा चूम लिया, उसका गला भराया। 3 दिन की ताजी सुंदरी नौबधू को इस तरह छोड़कर जाना कप्तान को दुश्मन की गोलाबारी से भी भयंकर लगा। उसके बाद 2 वर्षों तक कप्तान युद्ध की विभीषिका में भटक गया। वहाँ पे गया, फौज में था, वहाँ पे गया तो वो युद्ध में भटक गया। वर्मा और बसरा के जंगलों में भटक भटक कर उसके साथी बहसी बन गए थे।
गंदे अश्लील मजाक करते। फौजी अफसरों में कप्तान ही सबसे छोटी उम्र का था। वर्मा की युद्ध से स्तब्ध सड़कों पर चपल वर्मी रमणियों के कुटिल कटाक्षों का अभाव नहीं था। फिर भी कप्तान अपनी जवानी को दांतों के बीच जीभ सी बचाता सेध गया। 2 साल बाद घर पहुंचा तो दुनिया बदल चुकी थी। उन 2 वर्षों में बानो ने साथ साथ नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के हौज बिने, पहाड़ की नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीसकर बाड़ियाँ तोड़ी। कभी सुनती उसके पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसे छेद देते। वह धुलती गई और एक दिन 6 का तक्षक कुंडली मारकर उसकी नन्ही सी छाती पर बैठ गया, यानी कि उसको टीवी हो गया। उसे सैनिटोरियम भेज दिया गया। दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। गोठिया पहुंचा और एक प्राइवेट वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर उसका कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। 2 वर्षों में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी तरल आंखें खुली ही रह गईं, फिर आंसू टपकने लगे। कहने और कैफियत देने की कोई गुंजाइश नहीं रही। बानो के बहते आंसुओं की धारा ने 2 साल के सारे उल्हावने सुना दिए। दोनों ने समझ लिया कि मिलन के वे क्षण मुट्ठी भर ही रह गए थे। उन दिनों सैनिटोरियम में एक अत्यंत क्रूर नियम था। रोगियों को उनकी अंतिम अवस्था जानकर उन्हें घर भेज दिया जाता। सैनिटोरियम की मृत्यु का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था। नेपाली भाभी की मृत्यु के बाद कप्तान और बानो मातम में डूब गए थे, पर चौथे दिन वे फिर हनीमून मनाने लगी। अपनी साड़ियों का बॉक्स निकलवा कर बानो ने कई साड़ियाँ पर इस्त्री करवाई। बड़ी देर तक दोनों ने पेशेंस खेला, पर शाम होते ही बानो मुरझाने लगी। दिन भर उसे दस्त आ रहे थे और टीवी के मरीज को दस्त आना खतरे से खाली नहीं होता। डॉक्टर दलाल आया। उसने कप्तान को बाहर ले जाकर कमरा खाली करवाने का नोटिस दे दिया। कल ही ले जाना होगा। आई गिव हर टू डू 3 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। वहाँ पे क्या था कि जिसकी हालत खराब होती थी, जान जाते थे मृत्यु निकट है, तो उसे उसके घर भेज देते थे। तो अब डॉक्टर ने कहा कि सोचते थे यहाँ मरेगा तो बवाल होगा, ये होगा, तो वो सोचते थे कि यहाँ से ले जाएं, अपने घर में रखें। ठीक है, तो ये सैनिटोरियम का एक क्रूर नियम था। तो वो उनको चेतावनी देते हैं कि आई गिव हर टू डू 3 days, इससे ज़्यादा नहीं बचेगी। कप्तान का चेहरा भी सफ़ेद पड़ गया था। घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 3 रस भरे महीनों की मीठी धरोहर को वह घर की कड़वाहट से अछूता ही रखना चाहता था। भुआली के पास ही एक चाय की दुकान के नीचे साफ सुथरा कमरा, मृत्यु का पासपोर्ट पाए बानो जैसे अभागे मरीजों के लिए सदा बाँह फैलाए खुला रहता था। एक वहाँ जो है चाय की दुकान थी, तो उसी के नीचे साफ सुथरा कमरा मिलता था। जिनको मृत्यु का मतलब पासपोर्ट मिल गया होता था, तो वो जाके अभागे मरीज वहीं पे रहते थे। सैनिटोरियम छोड़कर हम कल दूसरी जगह चलेंगे बानो, या साली तबीयत बोर हो गई है। बड़े उत्साह और आनंद से कप्तान ने भूमिका बांधी, पर बानो का चेहरा फक पड़ गया। वह समझ गई आज उसे भी नोटिस दे दिया गया। अब वो जान गई कि आज उसे भी नोटिस मिल गया है, अब उसकी मृत्यु निकट है। बड़ी रात तक कप्तान उसके गालों के पास अपना चेहरा ले जाकर गुनगुनाता रहा, बानो मेरी बन्नी बन्नू। और फिर जब बानो को नींद आ गई तो वह भी अपने पलंग पर जाकर सो गया। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। सोचा घिसटती बाथरूम तक चली गई होगी। जोश आने पर वह काफ़ी दूर तक चल लेती थी। जब उसको जोश आता था तो वो काफ़ी दूर तक चल लेती थी। तो उसने सोचा शायद बाथरूम गई होगी। बड़ी देर तक नहीं लौटी तो वह घबरा कर उठा। बानो कहीं नहीं थी। भागकर वह मरीजों के पास गया। डॉक्टर आया, नर्सें आईं, चौकीदार आया, पर बानो कहीं नहीं थी।
मृत्यु के आने से पूर्व वह अभागी स्वयं ही भागकर मृत्यु से मिलने चली गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बानों ने डूबकर आत्महत्या कर ली थी। वो भागकर चली जाती है और डूबकर आत्महत्या कर ली थी। शोक से पागल होकर कप्तान उसकी साड़ी को छाती से चिपटाए फिरता रहा, किंतु मर्द की जवानी जाड़े की भयंकर लंबी रात के समान है, जो काटे नहीं करती। एक ही साल में उसका फिर विवाह हुआ। अब के ताऊ और पिता ने खूब ठोक पीट कर बहू छाटी, ऊंची, अगली, गोरी और एमए पास। कप्तान की नई पत्नी के पिता थे मेजर जनरल। 40 तमगे लगाकर उन्होंने कन्यादान किया, तो कप्तान बेचारा सहम कर रह गया। प्रभा इकलौती लड़की थी, फिर दुज्जू की बीबी थी, जो बादशाह की घोड़ी से कम नहीं होती। उसके 100 नखरे उठाना, कप्तान हंसना, खिलखिलाना और मौज मस्तियाँ सब भूलकर रह गया। 4 साल में कप्तान को 2 बेटे और 1 बेटी देकर प्रभा ने धन संचय की ओर ध्यान लगाया। धन संचय यानी कि पैसा जमा करने की ओर ध्यान लगाया। 16 सालों में कप्तान के बैंक बैलेंस में रुपयों और नोटों की मोटी तह जमा कर दोनों नैनीताल घूमने आए। कप्तान की थोड़ी सी तोन निकल आई थी, चेहरा अभी भी मस्ताना था, पर मूछों में अब वह ऐंठ नहीं रह गई थी। कनपटी के आसपास बाल सफ़ेद हो चले थे। 2 जवान लड़कों को कमीशन मिल गया था। बेटी मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी। ये उसके बच्चे थे। मतलब नैनीताल को आकर कप्तान के दिल में एक टीस से उठी। काठ गोदाम से चलकर गोठिया दिखा और वह गुमसुम सा हो गया। नैनीताल के ग्रांड होटल में दोनों टिके। प्रभा बोली, चलो डार्लिंग, पहाड़ का इंटीरियर घूमा जाए, भुवाली चलें। चिकन सैंडविच, रोस्ट मुर्ग पैक करवाकर उसने अपनी फिएट गाड़ी भुवाली की ओर छोड़ी। बगल में दामी चंदेरी साड़ी और बिना बाहों के ब्लाउज से अपने मार्शल शरीर की गोरी दमक बिखेरती प्रभा बैठी। भुवाली की एक छोटी सी दुकान देखकर प्रभा ने गाड़ी रुकवा दी। इसी दुकान में आज एकदम पहाड़ी स्टाइल से कलई के गिलास में चाय पियेंगे हनी, अपने पति से बोली। कप्तान अब मेजर था। मेजर की डिग्निटी कहाँ जाएगी? वह बोला, भाड़ में, कहकर प्रभा अपनी पेंसिल हील की जूतियां चटकाती दुकान में घुस गई। काठ की एक बेंच धुएं और कालिक से काली पड़ गई थी। उसी को झाड़कर दोनों बैठ गए। पहले कुछ देर को पहाड़ी दुकानदार भौचक सा रह गया। लड़की के धुएं से एकदम काली केतली में चाय उबल रही थी। खूब गर्म 2 गिलास चाय लाओ प्रधान, मेजर ने पहाड़ी से कहा, और दुकानदार का मुंह खुला ही रह गया। ऐसी अंग्रेजी में बोलने वाला अनोखा जोड़ा पहाड़ी कैसे हो गया, वो सोचने लगा। वह चाय बना ही रहा था कि अलग अलग करते वैष्णवों के दल ने भीतर घुसकर दुकान घेर ली। ओहो गुरु, भलदा भलदा भलदा, कहकर वैष्णवियों के हेड ने बड़े प्रभुत्वपूर्ण स्वर में 16 गिलास चाय का आर्डर दे दिया। हेड वैष्णवी बड़ी ही मुखर और मर्दानी थी। इसी से शायद मर्दानी स्वर में बोल भी रही थी। सोचा, ब्राह्मण जू की ही दुकान की चाय छोरियों को पिलाऊंगी, आज एकादशी है। क्यों नहीं, दुकानदार बोला। अरे लाटी भी आई है। अरे कहाँ जाएगी अभागी, वैष्णवी ने कहा। प्रभा और मेजर की दृष्टि एक साथ ही लाटी पर पड़ी। कुत्सित बूढ़ी अधेड़ वैष्णवियों के बीच देवांगना सी सुंदरी लाटी अपनी दाढ़िम सी दंत पंक्ति दिखाकर हंसती। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। गालों पर स्वास्थ्य की लालिमा थी, कान तक फैली आंखों में वही तरल स्निग्धता थी, और गूंगी जिह्वा पर गूंगापन चेहरे पर फैलकर उसे और भी भोला बना रहा था। हाय, क्या यह गूंगी है? माय गॉड, हॉट ब्यूटी, प्रभा बोली कि क्या ये गूंगी है? माय गॉड, हॉट ब्यूटी। हाँ सरकार, यह लाटी है, दुकानदार ने कहा, और मेजर के दिल पर आ गिरी भारी पत्थर की चट्टान उठ गई। क्या नाम है जी इसका? प्रभा मुक्त लाटी को ही देख रही थी। नाम जो होगा वह तो बह गया मीम साहब, अब तो लाटी ही इसका नाम है। उन्होंने कहा कि इसका जो नाम था वो बह गया, अब तो लाटी ही इसका
नाम है। हेड वैष्णवी ने कहा, हमारे गुरु महाराज को इसकी देह नदी में तैरती मिली। जीभड़ी इसकी काटकर कहीं गिर गई थी। जीभड़ी, जीभ मतलब इसकी कटकर कहीं गिर गई थी। राम जाने कौन था वह, गले में चरणों मंगलसूत्र था, ब्याह हो गया होगा। फिर हमारा गुरु महाराज इसको गुरु मंत्र दिया। भयंकर क्षय रोग था, मतलब उसको भयंकर क्षय रोग था, टीबी था। एक एक सेर खून उगलता था, मतलब एक एक सेर खून की उल्टी उसको होती थी। पर गुरु की शरण में आया तो सब रोग शोग ठीक हो गया। इसका लाठी, फिर कहा जीभ दिखा। धू धू कर लाठी ने भुवन मोहनी हंसी हंस दी, जीभ नहीं दिखाई। कुछ ही नहीं समझती साली, बस खाती है 2.5 सेर। सब भूल गया, हमारा आर्डर भी नहीं मानता। अब वो कहती सब भूल गया, हमारा जो आज्ञा वो भी नहीं मानती। असंतुष्ट स्वर में मर्दानी वैष्णवी बोली। तो फिर प्रभा बोली, ओह माय गॉड, आपने अपने आदमी को भी भूल गई क्या? तो जो था सो था, इसका कुछ याद नहीं। उसको कहती जो था सो था, इसको कुछ भी नहीं याद है, खाली फिक फिक कर हंसती है। हरामी अब प्रभु इसका मालिक और प्रभु इसका सहारा। हाँ, गुरु कितना पैसा हुआ? हेड वैष्णवी ने पैसे चुकाए और उसका दल अलग बजाता हुआ उठ खड़ा हुआ। लाठी बैठी ही रही। मेजर एकटक उसे देख रहा था। या वही बानो थी जिसे डॉक्टर दलाल और कक्कड़ जैसे प्रसिद्ध विशेषज्ञों की मृत्युंजय औषधियाँ भी स्वस्थ नहीं कर सकी थी। उठ साली लाठी। हेड वैष्णवी ने हल्की सी ठोकर से लाठी को उठाया। एक बार फिर अपनी मधुर हंसी से मेजर का हृदय भींध कर लाठी उठी और दल के पीछे पीछे चल दी। काश उसके भोले चेहरे से गाल सटाकर मेजर कह सकता, मेरी बानो बन्नी बन्नू। शायद उसकी गूंगी जबान के नीचे दबी उसकी गूंगी पिछली जिंदगी बोल उठती। पर मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल आया था। पीछे लौटकर बिछड़े को लाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। 2 जवान बेटे और बेटी, राष्ट्रपति के सहभोजों में चमकती उसकी शानदार दूसरी बीबी, गरीब गूंगी लाठी का आना कैसे सह सके? उठो डार्लिंग, लंच गर्म पानी में करेंगे, प्रभा ने कहा और मेजर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो गया था। बानो मर गई थी, अब तो वह लाठी थी। प्रभु अब उसका मालिक और प्रभु ही उसका सहारा था। ये थी लाठी की कहानी। आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।